13 अप्रैल 1919। वक्त शाम के करीब 5 बजे। अमृतसर का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। शहर में एक बैसाखी की रौनक होनी चाहिए थी, लेकिन फिजा में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक छोटा सा बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक संकरा रास्ता। अंदर हजारों निहत्थे हिंदुस्तानी जमा थे। बुजुर्ग अपनी बातों में मशगूल थे, औरतें बच्चों को संभाल रही थी और नौजवान अपने नेताओं की रिहाई की बात कर रहे थे। तभी लोहे के भारी जूतों की आहट सुनाई देती है। सैकड़ों बंदूकें एक साथ लोड होती है और एक बेरहम आदेश सुनाई देती है, गोली चलाओ। अगले 10 मिनट तक अमृतसर की हवा में सिर्फ बारूद की महक थी और चीखों का शोर। क्या आप जानते हैं, उस दिन गोलियां तब तक नहीं रुकी जब तक अंग्रेजों का आखिरी कारतूस खत्म नहीं हो गया। आदाब, मैं हूं रेहान फजल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानी से जुड़ा प्रोग्राम एक दिन एक कहानी। आज हम बात करेंगे उस बाग की जो आज भी इतिहास के सबसे दर्दनाक पलों की गवाही देता है। कहानी जलियांवाला बाग हत्याकांड की। दोस्तों, इस खौफनाक मंजर को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बात उन दिनों की है जब पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ था। हिंदुस्तानियों ने अंग्रेजों की बड़ी मदद की थी, इस उम्मीद में कि जंग के बाद हमें कुछ रियायतें मिलेंगी, कुछ अधिकार मिलेंगे। लेकिन बदले में हमें क्या मिला? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसमें सरकार को यह अधिकार मिल गया था कि वह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ एक शक के आधार पर बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल सकती थी। न कोई वकील, न कोई अपील, न कोई दलील। इसका पूरे देश में विरोध हुआ, लेकिन पंजाब में विरोध सबसे ज़्यादा तीव्र था क्योंकि यहाँ के लोगों ने युद्ध में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। महात्मा गांधी ने भी इसके खिलाफ देश भर में सत्याग्रह शुरू किया। अमृतसर के चहेते नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल लोगों को शांतिपूर्ण विरोध के लिए संगठित कर रहे थे। इसी कारण अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शहर में गुस्सा बढ़ गया। 4 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इस घटना के बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और कमान दी गई जनरल डायर को। अब आते हैं उस बैसाखी वाले दिन पर। शहर में तनाव था, लेकिन गांव से आए बहुत से लोगों को इन पाबंदियों की जानकारी नहीं थी। करीब 15 से 20 हज़ार लोग बाग में इकट्ठा हुए। दरअसल वहां मौजूद भीड़ एक जैसी नहीं थी। कई लोग पास के स्वर्ण मंदिर में मत्था टेकने आए थे और उसके बाद पास होने की वजह से बाग में रुक गए। वहीं कुछ लोग सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए वहां पहुंचे थे। यानी वहां आम लोग, श्रद्धालु, परिवार और कुछ राजनीतिक रूप से जागरूक लोग सब मौजूद थे। सभा शांतिपूर्ण थी। डायर को जब इसकी खबर मिली तो उसने इसे अपनी सत्ता के लिए चुनौती समझा। वह करीब 50 से अधिक सैनिकों के साथ 2 बख्तरबंद गाड़ियों और मशीन गनों को लेकर वहां पहुंचे, लेकिन संकरा रास्ता होने की वजह से गाड़ियां अंदर नहीं जा सकी। बिना किसी चेतावनी के, बिना लोगों को हटने का मौका दिए, डायर ने गोली चलाने की हुक्म दे दिया। सोचिए, चारों तरफ दीवारें थी, भागने की कोई जगह नहीं थी। लोग जान बचाने के लिए उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डायर के सिपाही उन्हें चुन चुन कर निशाना बना रहे थे। वहाँ एक कुआं था। लोग गोलियों से बचने के लिए उस कुएं में छलांग लगाने लगे। एक के ऊपर एक लाशों का ढेर लग गया। कहा जाता है कि उस अकेले कुएं से बाद में करीब 120 से अधिक लाशें निकाली गई थी। करीब 10 मिनट और लगभग 1650 राउंड गोलियां, एक हंसता खेलता बाग चंद लम्हों में कब्रिस्तान बन गया। ब्रिटिश रिकॉर्ड के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि भारतीय स्रोतों के अनुसार यह संख्या 1000 से भी अधिक मानी जाती है। इस कत्लेआम की खबर जब बाहर निकली तो पूरी दुनिया सन्न रह गई। ब्रिटिश हुकूमत का असली चेहरा बेनकाब हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने गुस्से में अपनी नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी। गांधी जी, जो अब तक अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर थोड़ा यकीन रखते थे, उनका भरोसा हमेशा के लिए टूट गया। अंग्रेज कितने क्रूर थे, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। जब इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन बना तो डायर ने सीना ठोक कर कहा, मैंने ये सब उन्हें डराने और सबक सिखाने के लिए किया था। उसे कोई पछतावा नहीं था। ब्रिटिश अखबारों ने तो उसे पंजाब का रक्षक तक कह डाला। लेकिन दोस्तों, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती। उस दिन उस बाग की खून से सनी मिट्टी को मुट्ठी में लेकर एक 12-13 साल के लड़के ने कसम खाई थी। उसने 21 साल तक उस इंतकाम की आग को अपने सीने में दबाए रखा। उसका नाम था उधम सिंह। साल 1940 में वो लंदन पहुंचे। वहां के कैक्सटन हॉल में उन्होंने माइकल ओ डायर के सीने में गोलियां उतार दी, क्योंकि हत्याकांड के समय माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और इस घटना के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। बाद में ब्रिटेन की अदालत ने उधम सिंह को दोषी करार देकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई। आज जब हम जलियांवाला बाग जाते हैं तो वहाँ दीवारों पर गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं। वो खामोश होकर भी बहुत कुछ कहते हैं। वो याद दिलाते हैं कि यह आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके पीछे अपनों का लहू और बेहिसाब कुर्बानियाँ हैं। मेरी राय में इतिहास सिर्फ बीता हुआ कल नहीं है, इतिहास एक सबक है। जनरल डायर ने सोचा था कि वो गोलियों से हिंदुस्तानियों की आवाज़ दबा देगा, लेकिन उन्हीं गोलियों ने सोए हुए मुल्क को जगा दिया।
और आज़ादी की जंग को कभी न बुझने वाली मशाल दे दी। मैं था रेहान फजल और आप देख रहे थे मानू का डिजिटल प्लेटफॉर्म MCJ मानू। फिर मिलेंगे एक और ऐतिहासिक कहानी के साथ। धन्यवाद।